कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात कर रहे थे, यानी गति के दूसरे नियम के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से कोई वस्तु अगर उसका जो है आप मास बढ़ा दे और साथ ही साथ वेग बढ़ा दे तो उसके इम्पैक्ट में, यानी उसका जो प्रभाव होता है उसमें फर्क आता है। इसके लिए हमने कुछ उदाहरण देखे थे। जैसे हमने ये कहा था कि मान लीजिए कोई बॉल है, वो धीरे से हमारी तरफ आ रही है, हमें लगी तो हम ये देख पाते हैं कि हमें चोट कम लगती है। वही बॉल अगर बहुत तेजी से हमारी ओर आएगी तो क्या होता है, उससे हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरीके से हमने गाड़ी की बात की थी कि अगर कोई गाड़ी है, कोई बड़ा व्हीकल है, वो किसी साइड पे खड़ा है तो वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि वो एक तरफ रेस्ट की पोजीशन में है। लेकिन वही गाड़ी अगर मान लीजिए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी तरफ आएगी तो वो हमें तब भी नुकसान कर सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और जो वेग होता है, किस तरीके से उसके बदलने से या उसके बढ़ने से प्रभाव में फर्क आता है। और यही जो होता है आपका मोशन जो आपका मास है, द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है, इसी को हम मोमेंटम यानी संवेग कहते हैं। मोमेंटम की बात की जाए तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें दिशा और मैग्नीट्यूड यानी जो है परिमाण दोनों होते हैं। और अगर हम संवेग की बात करें तो इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। इसके एसआई यूनिट हमने देखी थी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी क्या थी? एसआई यूनिट। अब हम जितने कल हमने उदाहरण पढ़े उसके अकॉर्डिंग हम अब अपनी जो है स्टेटमेंट की ओर जाते हैं कि हमारा जो गति का दूसरा नियम है वह क्या कहता है। गति का दूसरा नियम कहता है, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट of change of momentum of an object is proportional to the unbalanced force in the direction of the force। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि जो गति का दूसरा नियम है वह यह कहता है कि जो मोमेंटम है, जो संवेग है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है जो बल लगाया गया है उसके। ठीक है, यानी गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल की दिशा में समानुपाती होती है। तो अगर हम मैथमेटिकली देखें तो क्या कहा गया है कि जो आपका फोर्स होता है, बल होता है, वो समानुपाती होता है dp अपॉन dt, यानी संवेग में परिवर्तन की दर के। ठीक है, तो ये आपका क्या है? गति का दूसरा नियम है। ठीक है, तो इसे आप नोट करेंगे। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स जो है आपका, जो बल होता है, इसके बारे में हम बात करें। अगर हम बल की बात करें, फोर्स की बात करें, तो बल क्या होता है? जो है आपके द्रव्यमान और जो आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण है, इनका गुणनफल होता है। तो फोर्स क्या है? फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि किस तरीके से फोर्स मास और एक्सेलरेशन के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए आपके पास एक वस्तु है जिसका मास क्या है? m1 है, और दूसरी वस्तु है जिसका मास क्या है, इसका द्रव्यमान क्या है? m2 है। अब यहाँ पे आपका जो मास है, ठीक है, पहली वस्तु का वो m1 है और ये क्या है? कम है किससे? m2 से। यानी m2 जो द्रव्यमान है वो अधिक है किसके कंपैरिजन में? m1 के कंपैरिजन में। अब क्या होता है, अब किसी व्यक्ति द्वारा दोनों वस्तुओं पर जो है बल
लगाया जा रहा है ताकि ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, ए त्वरण यहाँ पे उत्पन्न। तो क्या हुआ, पहले व्यक्ति ने क्या किया, m1 या पहली जो वस्तु ली उसे धक्का दिया, फोर्स लगाया, उस पे F1 फोर्स लगा। F1 फोर्स लगाने के कारण वो m1 वस्तु पे ए एक्सेलरेशन यानी ए त्वरण उत्पन्न कर पा रहा है। इसी तरीके से दूसरा व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो F2 फोर्स लगाता है दूसरी वस्तु पर जिसका द्रव्यमान m2 है, और F2 फोर्स लगाने के कारण यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो आपका a होता है। यानी हमें दोनों वस्तुओं पे क्या करना है, दोनों वस्तुओं में बराबर त्वरण यहाँ पे उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखा गया कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। पहले वस्तु की बात करें तो पहले वस्तु के लिए F1 फोर्स लगेगा, मास आपका m1 है और एक्सेलरेशन आपका सेम है। वहीं अगर हम दूसरे वस्तु की बात करें तो दूसरे वस्तु के लिए जो बल होगा, ठीक है, वो F2 होगा, द्रव्यमान m2 है और एक्सेलरेशन आपका सेम। अब यहाँ पे क्या हुआ है, द्रव्यमान में जो है चेंजेस आए हैं, m1 कम है, m2 ज्यादा है, एक्सेलरेशन सेम है। तो जब मास पहले वाले का कम है तो ऑब्वियस सी बात है ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे जो बल लगेगा वो कम होगा। वहीं अगर हम दूसरे द्रव्यमान की बात करें, इसमें अगर हम बल लगाते हैं और ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं तो मास ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, तो बल भी ज्यादा लगेगा। इसका अर्थ ये है कि जो आपका भारी वस्तु है उस पे हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा किसके कंपैरिजन में, हल्की वस्तु के, ताकि ए त्वरण आ पाए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर द्रव्यमान अधिक है तो हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा जो है उसी त्वरण को लाने के लिए जो कि हमने हल्के वस्तु पे हम त्वरण लाना चाहते हैं, ठीक है। तो हल्के वस्तु में और भारी वस्तु में दोनों में त्वरण आपका सेम हो तभी होगा जब आप भारी वस्तु में ज्यादा बल लगाएंगे और हल्की वस्तु में कम बल लगाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट, न्यूटन सेकंड लॉ, द फोर्स F acting on a moving object is the product of mass m and acceleration a, यानी F बराबर m into a। क्या कहा गया है, कहा गया है कि जब भी किसी वस्तु पर F बल लगाया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो जो बल होता है वो जो है वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो F बराबर आपका m में यहाँ पे हो, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति के दूसरे नियम का गणितीय सूत्रीकरण। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको यहाँ पे हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि एक वस्तु है, ठीक है, वो u वेग से चलना शुरू हुई और v वेग तक पहुंची, यानी उसके वेग में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है, और ये जो बदलाव आ रहा है इसे लगने में t टाइम लग रहा है, ठीक, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग along a straight line having initial velocity u and final velocity
v which changes with time t. तो आप लिखेंगे, मान लें एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, वह u प्रारंभिक वेग से चलना शुरू होता है तथा t टाइम या t समय पर उसका वेग v हो जाता है। ठीक है, तो हमने मान लिया है कि वस्तु क्या है, वस्तु का द्रव्यमान m है, वो चलना शुरू होता है, प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, जो समय लगा है वो t। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो आप लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम संवेग में परिवर्तन। ठीक है, संवेग के परिवर्तन की बात करें तो आप लिख सकते हैं इसे T2 माइनस P1। यहाँ पर T2 P1 क्या है, जो है अंतिम संवेग और ये प्रारंभिक होगी। ठीक, अब P2 की बात करें तो P2 बराबर होगा आपका mv के, और P1 आपके बराबर होगा mu के। ठीक, वैल्यूज रख देंगे। आप लिखेंगे समीकरण 2 को 1 में रखने पर ठीक है क्या होता है, आ जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन कितना होगा, mv माइनस mu। ठीक, अब यहाँ पे m को आप कॉमन ले लेंगे, mv माइनस u हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा संवेग में परिवर्तन। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण। अब हम बात करेंगे संवेग में परिवर्तन की दर की, यानी समय के साथ जो संवेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो आप लिखेंगे संवेग में, साथ साथ लिखते रहेंगे, परिवर्तन की दर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, dp अपॉन dt। ठीक, अब जब हम चेंज इन मोमेंटम या संवेग में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम dp की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन होगी, ये समीकरण होगा, वो हो जाएगा mv माइनस u अपॉन आपका हो जाएगा t। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हम इसे देखें तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dp अपॉन
dt बराबर है आपका m v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसे। अब अगर हम बात करें v माइनस यू अपॉन टी, ये किसका फॉर्मूला है? कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए, आपको बताना है कि v माइनस यू अपॉन जो टी है, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? जीआईसी रेखा खाल, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आप अपना माइक मुंह के पास रखिए। जी आपका नाम क्या है? जी शौर्य। शौर्य, जी ठीक है। शौर्य बेटा बताइए, v माइनस यू अपॉन टी ये किसका फॉर्मूला है? समय में आप कौन सी परिवर्तन क्लास का। में? 9th। आपने गति का चैप्टर पढ़ा, गति पढ़ी है, मोशन चैप्टर? जी ठीक है, तो वहां पे आपने v माइनस यू अपॉन टी फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी। v अपॉन टी किसका फॉर्मूला है? क्या है v बताइए? v क्या है? वेरी गुड। वेलोसिटी क्या है? v वेलोसिटी है। क्या t क्या है? टाइम। ठीक है, तो v अपॉन टी क्या था? वेग की दर की जो है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है आपका? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। u क्या है यहाँ पे? u भी आपका वेग है, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी। v अपॉन टी किसका फॉर्मूला होता है? या v माइनस यू अपॉन टी आपका एक्सेलरेशन। मैम संवेग। मैम संवेग। मैम संवेग। संवेग नहीं, त्वरण, ठीक है। v माइनस यू अपॉन टी किसका फॉर्मूला है? त्वरण, यानी ए बोलते हो ना, एक्सेलरेशन, त्वरण, हिंदी में त्वरण कहते हैं, इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। ए, v माइनस यू अपॉन टी क्या है? ए का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? ए रख देंगे, ठीक। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका त्वरण होता है वो क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। u क्या है आपका? u जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी है, यानी प्रारंभिक वेग। वस्तु चलना शुरू हुई, स्टार्टिंग में उसका वेग u था, फिर वो रुकी, t समय के बाद v उसका वेग था। दोनों को माइनस करके t से डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो ये आपका त्वरण का फॉर्मूला, यानी a का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसकी जगह हम a लिखेंगे, ठीक। तो आप लिखेंगे m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी क्या है? बराबर है a के। तो आप a लिख देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका देयरफॉर dp अपॉन dt बराबर हो जाएगा आपका m इंटू ए, ठीक। इसे आप मान लीजिए समीकरण 4, इक्वेशन नंबर 4, नोट कर लीजिए इसे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपके संवेग में परिवर्तन की दर है उसको हम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये समानुपाती आएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे आएगा। अब हम क्या जानते हैं? हमें पता है, क्या पता है? dp अपॉन dt, यानी जो है जो आपका संवेग में परिवर्तन की दर है वो बराबर होता है बल के, जो बल लगाया गया है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह f लिख देंगे, तो f आ जाएगा m इंटू ए, ठीक। अब इसे आप यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो आपके पास हो जाता है f बराबर k m a, या f बराबर m a। अगर k 1 है तो f बराबर m a हो जाए, ठीक है। फिर नोट कर लीजिए। और अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, लिखेंगे k 1 है, f बराबर m a। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, यानी गति का जो दूसरा नियम है, वो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं और उसे अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी
कोई जो है आपके पास फील्डर जो होता है वो बॉल कैच करता है, या कोई भी व्यक्ति बॉल को कैच करता है, तो कैच करने के बाद वो क्या करता है, वो अपने हाथों को पीछे की ओर थोड़ा सा मूव करता है, गति करता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए जो आपका फील्डर है, जो भी व्यक्ति बॉल कैच कर रहा है, वो अगर बॉल को एकदम से कैच करेगा तो क्या हो सकता है, उसका इम्पैक्ट उसके हाथों में पड़ सकता है। जैसे हमने बात की थी कि किस तरीके से द्रव्यमान और जो आपका वेग है वो सामवेग प्रोड्यूस करता है और उसके कारण इफेक्ट पड़ते हैं। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे। तो इसी तरीके से जब बॉल हाथों पे आएगी और अगर हम हाथों को पीछे नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे हाथों पे इसका प्रभाव पड़ सकता है, यानी हो सकता है आपको चोट लगे। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है, जो बॉल है उसे पीछे की ओर पकड़कर पीछे की ओर जो है उसी दिशा में ले जाया जाता है, ताकि जो बॉल है, बॉल का जो अंतिम वेग है उसे जीरो किया जा सके, यानी बॉल के एक्सेलरेशन को कम किया जा सके, जिससे जो है हमारे हाथों पे ज्यादा दबाव या प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसी कारण जो भी आपके फील्डर्स होते हैं, जब भी वो बॉल कैच करते हैं तो वो अपने हाथों को थोड़ा पीछे की ओर मूव करते हैं, यानी गति करते हैं। The second law of motion is often seen in action in our daily life. यानी हम जो गति का दूसरा नियम है उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। Have you noticed that while catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pull his hand backward with the moving ball? तो आपने देखा होगा कि जो फील्डर होता है जब वो बॉल कैच करता है तो वो क्या करता है, वो अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे की ओर मूव करता है, गति करता है। ठीक है, इन डूइंग सो द फील्डर इंक्रीजेस द टाइम ड्यूरेशन विच द हाई वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉल डिक्रीजेस टू द जीरो। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि फील्डर जब अपने हाथों को बॉल के साथ पीछे गति करता है तो इससे क्या होता है, इससे टाइम बढ़ जाता है, समय बढ़ जाता है। जो वेग है, जिस तेजी से वो आ रहा है, जो वेग बहुत ज्यादा तेज है, उसे वो जीरो तक डिक्रीज कर देता है, यानी जीरो तक कम कर देता है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सीन इन एक्शन इन आवर डेली लाइफ। यानी हम जो गति का दूसरा नियम है ये हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। जैसे हैव यू नोटिस द व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़, आई होप आपको समझ में आया होगा। Thus, the acceleration of the ball is decreased and there before the impact of the catching the fast moving ball is also reduced. अब क्या कहा गया है, हमने क्या कहा कि जो है बॉल का जो टाइम पीरियड बढ़ जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वेलोसिटी जीरो होने के कारण क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण भी कम हो जाता है। If the ball is stopped suddenly, its high velocity decreases to zero in a very short interval of time. Thus, the rate of change of momentum of the ball will be fast. अब क्या कहा गया है कि मान लीजिए हम हाथों को पीछे नहीं करते, एकदम से बॉल को रोक देते, तो इससे क्या होगा, वेग जो है वो एकदम जीरो हो जाएगा, जिस कारण जो संवेग में परिवर्तन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। Therefore, a large force would have to be applied for holding the catch that may hurt the palm of the fielder. अब क्या हो सकता है, इस कारण जो है बल ज्यादा हो जाएगा, जिस कारण जो फील्डर है उसके हाथ में चोट लग सकती है। ठीक है, तो ये आपका जो लॉ ऑफ मोशन है उसका सेकंड लॉ है, और इस तरीके से ये जो लॉ है वो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं या देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया होगा, आपने इसे नोट किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस